हे एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल को नेम करने के कुछ रूल्स देखेंगे और कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं वेरिएबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी नंबर को हम यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप, जैसे 46 आंसर आया इस कैलकुलेशन का, बट कभी भी हमारे को जो वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि सपोज़ अगर आप किसी की सैलरी वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी का नाम वगैरह स्टोर कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तो आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा ताकि आप उसको फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें, उसको रिट्राइव कर सकें। तो ऐसा कोई कंटेनर होगा, ऐसा कोई नाम होगा जिसके अंदर आप उस वैल्यू को स्टोर कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। नेम 1 इज़ इक्वल टू शिवाला। अब मैं जब इस नेम को कभी भी फ्यूचर में यूज़ करना चाहूँगी तो मैं केवल ये नेम 1 को यूज़ करूँगी और मेरा जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर है वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ पे आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो उस मैकेनिज़्म को, उस चीज़ को हम वेरिएबल बोलते हैं फ्रेंड्स। तो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल फर्स्ट। तो वेरिएबल इज़ अ नेम विच इज़ यूज टू रेफर मेमोरी लोकेशन, यानी कि कोई ऐसा नाम जो मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करता हो। मतलब मेमोरी में एक ऐसी लोकेशन जिसका कोई नाम हो फ्रेंड्स, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इज़ ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर्स। फ्रेंड्स, वेरिएबल्स और जो आगे हम यूज़ करेंगे फंक्शंस के नाम, क्लास के नाम, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफायर्स कहलाती हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं ये सब हम आगे देखेंगे, बट आप समझने के लिए ये सोच सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम शिवाला शर्मा है, तो शिवाला शर्मा इज़ माय आइडेंटिटी। तो जैसे ही अगर शिवाला शर्मा नाम आता है तो किसी के भी दिमाग में एक पर्सन का फेस या उसकी पर्सनालिटी क्लिक होती है। तो क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी है। इसी तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं, उनका जो नाम होता है वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। और इन वेरिएबल का यूज़, दे आर यूज टू होल्ड द वैल्यू। इन वेरिएबल का यूज़ हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए या होल्ड करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, वेरिएबल कुछ नहीं, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है। यानी कि मेमोरी में कोई ऐसा लोकेशन जिसको कोई नाम दिया गया हो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन वेरिएबल्स आर नॉट क्रिएटेड अंटिल सम वैल्यू इज़ असाइंड टू इट। यानी कि जब तक कि हम कोई वैल्यू नहीं दे देते किसी के अंदर, तब तक वो वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया नम इज़ इक्वल टू 10। मैंने तुरंत यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। तो अब जब कभी भी मैं इस वेरिएबल का यूज़ करूँगी, उसके अंदर की जो स्टोर की हुई वैल्यू है वो हमारे को दिख जाएगी। बट अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ करना चाहें जिसको आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो यहाँ पे पाइथन आपको एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे num2 की वैल्यू एक्सेस करना चाही तो यहाँ पे मुझे एरर मिला। क्यों? क्योंकि मैंने num2 को अभी डिफ़ाइन ही नहीं किया है। डिफ़ाइन का मतलब होता है किसी के अंदर हमने वैल्यू स्टोर नहीं कराई है इस वेरिएबल के अंदर। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे या वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, उसके लिए हमको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा सबसे पहले, और इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। इस इक्वल टू के साइन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं फ्रेंड्स। इस इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि आपने जो राइट साइड में वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ़्ट साइड में लिखे हुए नाम के अंदर स्टोर कर देता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स। क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में स्टोर जो वेरिएबल होता है उसके अंदर असाइन हो जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसा और देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा num3 इज़ इक्वल टू num2, यानी कि num2 की जो वैल्यू थी जो कि 200 थी, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने वो num2 की वैल्यू को num3 के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया या स्टोर कर दिया। अब हम num3 को
यूज़ करेंगे तो क्या दिखेगा हमारे को 200। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, मैंने आपको बोला था राइट साइड में लिखी हुई वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र होती है। अगर आप उल्टा करना चाहेंगे तो आपको एरर मिलेगा इस केस में। पाइथन इज़ अ डायनेमिक टाइप। वेरिएबल्स जो पाइथन में होते हैं वो डायनेमिक टाइप के होते हैं। जब आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जावा यूज़ करते हैं या C++ यूज़ करते हैं, तो हम कभी भी ऐसे वेरिएबल कभी यूज़ नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ नाम वेरिएबल लिया, उस पर असाइनमेंट ऑपरेटर लिया और उसमें वैल्यू डाल दी। जब आप जावा या C++ यूज़ करेंगे तो आपको पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी कि आपको कंपाइलर को ये बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ a एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल इंट टाइप का है। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई रूल नहीं है। पाइथन इसीलिए डायनेमिक टाइप कहलाती है, यानी कि आपने जैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया, आप वैसे ही वो वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो जाता है, वो वेरिएबल आपका डिफाइन हो जाता है। तब आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं कभी भी आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट चीज़ फ्रेंड्स, पाइथन हमारे को बहुत सारी ऐसी बिल्ट इन फंक्शंस देता है जिनका यूज़ करके हमारा प्रोग्राम बहुत ईजी हो जाता है। तो ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस का हमको मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया था num1, राइट। तो num1 की वैल्यू मैं एक बार देख लेती हूँ। ओके, num1 इज़ नॉट डिफाइंड। ऊपर num1 हमने एक बार भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक num1 ले लेती हूँ, num1 यानी कि नंबर 1। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डाल दी, सपोज 100 डाल दिया यहाँ पे। अब जब मैं num1 यूज़ करूँगी तो उसके अंदर स्टोर वैल्यू मुझे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में जिसका नाम है id। इस id से आप अपने वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। एड्रेस का मतलब होता है, अगर मेमोरी है तो मेमोरी में कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये वेरिएबल स्टोर है, जहाँ पे इस वेरिएबल ने अपनी जगह बना रखी है, तो उसका ज़रूर कोई एड्रेस होगा। उस एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम बिल्ट इन फंक्शन id का यूज़ करते हैं। तो आप देखिए एक एड्रेस आ गया ये। अब याद रखिएगा, यही id का यूज़ करके अगर मैंने यहाँ पे num1 में 100 स्टोर है फ्रेंड्स, तो मैंने id का यूज़ करके 100 टाइप किया तो भी मुझे यहाँ पे वही मेमोरी लोकेशन मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं तो वो अपने लिए एक कंटेनर बना लेता है। मतलब कि वेरिएबल पाइथन में एक कंटेनर के रूप में वैल्यू को स्टोर करता है। अपन देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल ले लेती हूँ जहाँ पे मैं num1 की वैल्यू को स्टोर कराऊंगी। num1 की वैल्यू को स्टोर कैसे कराएंगे हम? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया था। तो जैसे ही मैंने ये यूज़ किया, अब मैं num2 की वैल्यू अगर देखना चाहूँ तो वो भी हो गई है 100। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा num1 का ID 360 है, 100 का ID 360 है। क्या num2 का ID भी वही है? ओके, तो इन तीनों वेरिएबल्स का और इस लिटरल का ID सेम है। अब आप ये देखिए कि पाइथन कितना मेमोरी एफिशिएंट है कि वो हर बार अगर आप कोई वैल्यू है, कोई लिटरल है, उसके लिए एक अलग मेमोरी नहीं बना लेगा। वो हमेशा उस वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट मान लेगा और उसको एक कंटेनर में स्टोर कराएगा। और आप कितने भी वेरिएबल में वो वैल्यू को असाइन कराएंगे, तो बजाय इसके कि वो हर वेरिएबल के लिए अलग जगह बनाए, वो उस ही जगह, मतलब कि सारे वेरिएबल्स उस ही वैल्यू को पॉइंट करेंगे, राइट। हम ये देखते हैं कैसे। जैसे ही मैंने यहाँ num1 = 100 किया तो 100 जो मेमोरी में था उसके लिए num1 ने रेफ़र किया, num1 ने पॉइंट किया। उस समय जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा num2 = num1, यानी कि num1 की वैल्यू को मैंने num2 के अंदर असाइन करवाया, वैसे ही num2 भी उस 100 को पॉइंट करने लग गया। दूसरी जगह बनाने की जगह उसने क्या किया, ये दो वेरिएबल एक ही वैल्यू को रेफ़र कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। इससे इसकी मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ती है। अब फ्रेंड्स, क्या होगा जब मैं num1 की वैल्यू चेंज करूँगी तो भी क्या उसका एड्रेस सेम रहता है? चलिए देखते हैं। अब मैं यहाँ पे num1 की वैल्यू चेंज करती हूँ। वेरिएबल्स हैं
इसका मतलब वेरिएबल नाम से ही हमको पता चलता है कि जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है। जो भी ये नाम होते हैं या आइडेंटिफायर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, उनकी आपने जो भी वैल्यू डाली पहले तो वो वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं, लेकिन जब कभी आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उनकी वैल्यू चेंज की और अब अगर आप चेक करेंगे कि आपके num1 की वैल्यू क्या है, तो अब आपके num1 की वैल्यू 200 हो जाएगी। यानी कि हमेशा वेरिएबल अपनी लेटेस्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं और उनकी वैल्यू वेरी होती जाती है। अब num1 में 100 स्टोर नहीं होके 200 स्टोर हो गया है, मतलब वो अपनी लास्ट वैल्यू या लेटेस्ट वैल्यू को स्टोर करता है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि क्या इस num1 का आईडी वही पुराना आईडी है। तो देखिए आप, पहले इसका आईडी था 360, अब इसका आईडी है 560। तो यानी कि जो num1 पहले 100 को पॉइंट कर रहा था, अब वो num1 100 को पॉइंट ना करके 200 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि उसका एड्रेस ही चेंज हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेमोरी में वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। तो देखिए आप, अब जो num1 100 को पॉइंट आउट कर रहा था, अब वो num1 100 को पॉइंट ना करके 200 को पॉइंट कर रहा है और 100 से उसका एरो हट गया है, तो अब वो 200 को पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से कोई भी वेरिएबल नंबर्स को पॉइंट करता है और पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। एवरीथिंग इन पाइथन इज़ ऑब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल होता है एक लेबल भर होता है, एक लेबल ऐसा लेबल होता है जो विच इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि वैल्यू, हमारे केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब वैल्यू है। तो ये वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ अ लेबल, वो एक नाम होता है, राइट। हमने देखा हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, उस वैल्यू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस वेरिएबल का हम आईडी या एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं। num1 आईडी बिल्ट इन फंक्शन का आप यूज़ करेंगे और हम उस लिटरल की भी आईडी पता कर सकते हैं, लिटरल या वैल्यू। मैं बार बार ये जो टर्म्स हैं इनका यूज़ करूँगी ताकि आप फेमिलियर हो जाएं इन टर्म्स से। जो वैल्यूज़ होती हैं उनको लिटरल्स भी कहा जाता है और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनके नाम आइडेंटिफायर्स भी कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, प्लस हमने ये देखा कि एक वेरिएबल के अंदर आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। num1 ये, अब हम num2 की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे 100 आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू num1 की वैल्यू को num2 में असाइन करवाया। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी फ्रेंड्स कि असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा राइट साइड में लिखी हुई वैल्यू ही लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र होती है। उल्टा अगर आप करना चाहेंगे तो फिर वो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करना चाहूँगी num2, है ना, उल्टा कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इज़ इक्वल टू num3। num3 कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई भी डिफिनीशन नहीं दी है हमने, उसको कोई वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पे हमारे को एरर मिलेगा। इसीलिए अगर आप यहाँ इसकी जगह उल्टा यूज़ करेंगे, यानी कि हमेशा आपकी राइट साइड की वैल्यू ही लेफ़्ट साइड में अगर आप ट्रांसफ़र कराएंगे तो ही आपका प्रोग्राम रन होगा विदाउट एरर। तो अब num3 की वैल्यू यहाँ पे 100 हो गई है। नाउ फ्रेंड्स, पाइथन हमें ये भी अलाउ करता है कि हम 2-3 वेरिएबल को एक साथ वैल्यू असाइन कर सकें, जो कि किसी और लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पे a, b, c यूज़ किया है और मैं यहाँ पे 3 वैल्यू दे देती हूँ। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 असाइन हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 20 असाइन हो जाएगी और c की वैल्यू यहाँ पे 300 असाइन हो जाएगी। तो हमें पाइथन ऐसा अलाउ करता है कि आप 3 अलग वेरिएबल को एक ही लाइन में एक साथ वैल्यू दे सकें, राइट। अब फ्रेंड्स, अभी ये सारे नंबर के वेरिएबल आपने देखे हैं, नंबर की वैल्यू कैसे स्टोर कराना है हमने ये देखा है। अब हम स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स टेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स का जो सीरीज़ होती है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सपोज़ मैंने यहाँ पे स्टोर करा NAME नेम इज़ इक्वल टू शिवाला शर्मा। अब मैं जब नेम को एक्सेस करूँगी तो मुझे यहाँ पे वैल्यू स्टोर है वो मिल जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे फर्स्ट और स्पेस देके नेम, ये मेरे वेरिएबल का नाम हो गया, क्या मैं ऐसा कुछ यूज़ कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कभी भी याद रखिएगा
वेरिएबल के नाम में कभी भी स्पेस नहीं आ सकता। तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने वेरिएबल का नाम आप कुछ भी उठा के ले लें, ऐसा नहीं है। वेरिएबल के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं अलग अलग। तो पाइथन के क्या रूल हैं, हम पहले ये देख लेते हैं। ये हैं पाइथन के वेरिएबल को नाम देने के रूल्स। सबसे पहला रूल है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर, यानी कि आपका वेरिएबल का नाम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, या अंडरस्कोर कैरेक्टर के अलावा कोई और कैरेक्टर आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल प्लस का साइन लेके या एस्टरिक का साइन लेके या हैश का साइन लेके आप अपने वेरिएबल की शुरुआत नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको वेरिएबल के नाम की स्टार्ट करनी है तो या आप लेटर का यूज़ करेंगे या अंडरस्कोर साइन का यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको करके बताऊंगी। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। वेरिएबल नेम कैन नॉट हैव अ स्पेस इन बिटवीन, जो हमने अभी एग्जांपल में देखा। जब मैंने फर्स्ट स्पेस नेम में वैल्यू असाइन करनी चाहिए तो मुझे एरर मिल गया, यानी कि आपके वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकते हैं आप। A variable name can only contain अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर्स के कैरेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं। एंड अंडरस्कोर, केवल जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं उसमें से केवल अंडरस्कोर का सिंबल ही आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में। उसके अलावा आप कुछ और हैश, @ %, ये सारी चीज़ों का यूज़ आप वेरिएबल का नाम देने में नहीं यूज़ कर सकते। केवल एक स्पेशल सिंबल अलाउ है एंड दैट इज़ अंडरस्कोर साइन। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, यानी कि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ एज कैपिटल लेटर में लिखे हुए एज से डिफरेंट होता है। ये कैसे होता है हम देखते हैं। हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया एज, इस एज में मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली। अब जब मैं इस एज का यूज़ करूँगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर मैं GE यूज़ करूँगी तो एरर आ गया। अगर आप AGE यूज़ करेंगे तो भी एरर आएगा। यानी कि ये वाला एज, ये तीनों एज बहुत अलग अलग हैं और ये तीनों एज को कंपाइलर एक अलग वेरिएबल के रूप में स्टोर करता है। यानी कि इफ़ आई यूज़ AGE टू प्रिंट द वैल्यू इट विल गिव 34। अगर मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूँगी तो यहाँ पे AGE में स्टोर वैल्यू मिलेगी, और अगर स्मॉल लेटर वाला एज यूज़ करूँगी तो उसके अंदर की स्टोर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल्स पाइथन में केस सेंसिटिव होते हैं। कैपिटल लेटर को पाइथन अलग ट्रीट करता है, स्मॉल लेटर को अलग ट्रीट करता है। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस रूल। फर्स्ट स्पेस वाला आपने देख ही लिया है। जब आप फर्स्ट नेम इस टाइप का अगर वेरिएबल लेना चाहेंगे तो दैट इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन। जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर का साइन यूज़ करूँगी तो यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडरस्कोर सिंबल इज़ अलाउड इन पाइथन और आप अंडरस्कोर का साइन स्पेशल सिंबल्स में कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई और स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते अंडरस्कोर के अलावा। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज़ और जो हमने ये देखा था कि नंबर से आप अपने वेरिएबल की स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे 12 num = 23 लिख सकती हूँ? तो नहीं, आप अपने वेरिएबल की शुरुआत में नंबर यूज़ नहीं कर सकते। शुरुआत में आप केवल अंडरस्कोर वाला साइन यूज़ कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। अदर थिंग्स आर नॉट अलाउड। ये यहाँ पे अब मैंने अंडरस्कोर ये नम लिया है तो मुझे वैल्यू मिल गई है। एज अ प्रोग्रामर हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने वेरिएबल का नाम ABCXYZ इस तरीके से वेरिएबल अगर हम लेते हैं तो कोई एरर नहीं है उसमें, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। लेकिन जब आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर या कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, उस वेरिएबल का नाम याद करने में आपको दिक्कत जाएगी। तो बेटर है आप अपने वेरिएबल्स का नाम जो लेते हैं वो सोच समझ के नाम लीजिए, थोड़ा सा रेलेवेंट होना चाहिए वो। एक और रूल होता है कि आप कभी भी पाइथन के या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स का यूज़ वेरिएबल के नेम के रूप में नहीं ले सकते। कीवर्ड्स का मतलब होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो रिजर्व वर्ड्स होती हैं। रिजर्व वर्ड्स फॉर एग्जांपल जो फॉर होता है ये एक रिजर्व वर्ड है पाइथन में, वाइल एक रिजर्व वर्ड है पाइथन में। ये देखिए आप,
ये एक कीवर्ड होता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। उन कीवर्ड्स का यूज़ आप कभी भी वेरिएबल के नाम के रूप में नहीं ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो आपको एरर मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। हम एक स्क्रिप्ट मोड में अपना प्रोग्राम बनाते हैं। स्क्रिप्ट मोड यानी कि प्रोग्राम फाइल। ये मैंने फाइल में जाके न्यू फाइल लिया, ये एक नई फाइल ओपन हो गई। अब इसमें या तो आप पहले प्रोग्राम बना के सेव कर लीजिए या आप सेव करके प्रोग्राम बना लीजिए, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे सेव करके प्रोग्राम बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे देती हूँ first.py। .py एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है क्योंकि py पाइथन का एक्सटेंशन है, तो आपको उसको सेव करने के लिए .py एक्सटेंशन लगाना होगा। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऐसा कर लेती हूँ, num1 एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने। एक num2 वेरिएबल ले लेती हूँ, इसमें मैंने वैल्यू डाल दी अपनी। अब एक num3 नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ या आंसर नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं इस num1 और num2 की वैल्यू को कैलकुलेट करवा लेती हूँ। कैलकुलेशन कराने के लिए आप कोई भी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली है। जब आप इंटरैक्टिव मोड यूज़ कर रहे थे तो आपके हर लाइन के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाता था। स्क्रिप्ट मोड में या फिर प्रोग्राम फाइल में आपको ऐसा नहीं हो रहा है। आपके सारी कोडिंग एक साथ लिखी हुई आ रही है और आपका जो भी आउटपुट आएगा वो भी एक साथ ही लिखा हुआ आएगा। तो और दूसरी चीज़, आप जब इंटरैक्टिव मोड यूज़ करते हैं आप केवल वेरिएबल का नाम टाइप करेंगे, आपको उसके अंदर की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर आप इंटरैक्टिव मोड में होते तो अभी आपको केवल आंसर टाइप करना होता और एंटर की प्रेस करते तो उसके अंदर की स्टोर हुई वैल्यू मिल जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब आप स्क्रिप्ट मोड में या प्रोग्राम फाइल यूज़ कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का मतलब राउंड ब्रैकेट, जब भी फंक्शन वर्ड आए तो आप समझ जाइए ये राउंड ब्रैकेट ज़रूर लगेगा। तो मैं यूज़र को दिखा रही हूँ कि माई आंसर इज़। अब यहाँ पे कॉमा प्लेस करिए और आपका जो वेरिएबल है जिसके अंदर आंसर स्टोर है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, इसको सोर्स कोड बोलते हैं जो हम कोडिंग लिखते हैं। इसको आप Ctrl+S से सेव कर लीजिए क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव की हुई है हमने first.py नाम से, तो हमको केवल Ctrl+S की बटन को प्रेस करना होगा। अब आप अपना आउटपुट देखने के लिए F5 की को प्रेस करिए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ये देखिए माई आंसर इस, यही लिखा था ना हमने, और यहाँ पे आपने जो उस आंसर के अंदर जो स्टोर वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिख गई। ये आप एक बार और देख लीजिए, माई आंसर इज़ और कॉमा करके वो वेरिएबल लिखा मैंने जिसके अंदर वो आंसर स्टोर है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।